हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी पहचान कभी राजाओं और उनकी राजसी परंपराओं से थी, लेकिन आज ये देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी राह तलाश रहा है। हालांकि ये सफर आसान नहीं रहा। 240 साल पुरानी राजशाही का अंत, शाही परिवार का नरसंहार और इसके बाद लोकतंत्र की राह में आई चुनौतियों को देखते हुए लगता है कि नेपाल का इतिहास किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। आज जब नेपाल में फिर से राजशाही की वापसी की मांग उठ रही है, तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर वहां राजा शासन कैसे खत्म हुआ, शाही परिवार का नरसंहार किसने किया और भारत ने इसकी भूमिका क्या निभाई। नेपाल में राजशाही समर्थक आंदोलन भयानक रूप ले रहा है। बीते दिन राजशाही समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प के बाद हालात खराब हो गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सेना को बुलाया गया और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। इससे पहले भी 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब आइए समझते हैं कि राजशाही क्या है, कब खत्म हुई और इसके बहाली की मांग क्यों तेज है। तो चलिए समझते हैं 24 साल पहले की कहानी। 77 साल के ज्ञानेंद्र 2001 में राजा बने थे। उससे पहले उनके बड़े भाई वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की निशंस हत्या कर दी गई थी। 2005 तक वे बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्ति के देश के संवैधानिक प्रमुख बने रहे। इसके बाद उन्होंने ये कहकर पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली कि वो राजशाही विरोधी माओवादी विद्रोहियों को हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार और संसद को भंग कर दिया, नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, देश में आपातकाल की घोषणा कर संचार व्यवस्था ठप कर दी। इसके बाद सेना के जरिए देश पर शासन करने लगे। इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते ज्ञानेंद्र को 2006 में एक बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने माओवादियों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1 दशक से चले आ रहे गृह युद्ध का अंत हुआ। 2008 में संसद ने नेपाल की 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया। इसके बाद से देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य यानी सभी धर्मों को बराबर से मानने वाले देश में तब्दील हो गया। इसके बाद ज्ञानेंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ी। तब से नेपाल में 13 सरकारें आ चुकी हैं और देश के बहुत से लोग गणतंत्र से निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि ये राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रहा और नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए सरकारों को दोषी ठहराते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि नेपाल में हिंदू शाही क्यों थी। यूरोपीय राजशाही ईसाई धर्म से जुड़ी थी, लेकिन नेपाल की राजशाही हिंदू थी। नेपाल के राजा का जन्म एक हिंदू परिवार में होना जरूरी था और उन्हें एक हिंदू महिला से ही शादी करनी थी। उन्हें ब्राह्मण पुजारियों के साथ अच्छे संबंध रखने होते थे। राजा को सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों को मनाना होता था। द कन्वर्सेशन के अनुसार वो शिवरात्रि पर सेना का निरीक्षण करते थे और विजयादशमी के दिन हिंदू त्योहारों के दौरान सरकारी नेताओं को आशीर्वाद देते थे। इंद्र यात्रा के दौरान उन्हें अपनी संरक्षक देवी कुमारी का आशीर्वाद मिलता था। कुमारी एक युवा लड़की होती थी जिसे हिंदू देवी तलेजू का अवतार माना जाता था। बीते कुछ दिनों से नेपाल की स्थिति ठीक नहीं है। नेपाल के वाम मोर्चा ने एक रैली की और पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र को चेतावनी दी। सिंहासन को फिर से प्राप्त करने के लिए उनकी महत्वाकांक्षा उनके लिए महंगी साबित हो सकती है। इस रैली को पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल, प्रचंड और माधव कुमार नेपाल समेत नेताओं ने संबोधित किया। रैली में वाम मोर्चे के राजशाही समर्थक ताकतवारों से फिर उभरने के लिए केपी शर्मा ओली की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे उनके कुशासन का परिणाम बताया। इसके पहले राजशाही समर्थक तिनकुने ने जमा होने शुरू हो गए। सुबह प्रदर्शनकारियों की भीड़ मार्च शुरू किया और संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। झड़प की शुरुआत तब हुई जब पुलिस ने मंच पर आंसू गैस के गोले दागे। जहां राजशाही समर्थक आंदोलन के संयोजक 87 वर्षीय नवराज सुवेदी और वरिष्ठ नेता बैठे थे। गोले दागे जाने के बाद लोग घायल हुए, जिसके बाद समर्थक दौड़ पड़े। इसके बाद वहां झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगा दी और दुकानों में लूटपाट कर दी। एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर हमला भी किया। इसके बाद सेना को बुलवाया गया, जबकि कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिले के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू करीब 5 घंटे यानी रात 10 बजे तक लागू रहेगा और कुछ इलाकों में किसी को भी घूमने फिरने की इजाजत नहीं मिलेगी। अधिकारियों ने बताया 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया घायल होने वाले लोगों में से आधे पुलिसकर्मी हैं। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक घर को जला दिया, 8 वाहनों को आग लगा दी। पाडेश्वर ने सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय पर हमला किया।
चाबाहिल में भटभेटनी सुपरमार्केट को लूट लिया और कांतिपुर टेलीविजन तथा अन्नपूर्णा पोस्ट अखबार के कार्यालय में तोड़फोड़ की। कुल मिलाकर राजशाही समर्थकों की मांग है कि 1991 के संविधान को फिर से लागू कर दिया जाए। देश में संवैधानिक राजशाही और लोकतंत्र दोनों साथ साथ चले। इसी के साथ सबसे जरूरी है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा घोषित कर दिया जाए। इन मांगों को लेकर राजशाही परिवार सड़कों पर है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या होगा हमारी इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इसमें इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र।